पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने बुलाई है कैबिनेट बैठक। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर केंद्र सरकार अब लेगी निर्णय और पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कर्नाटक सरकार ने भी 7 दिन का शोक घोषित कर दिया है। तो देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका कि कल देर रात देहांत हो गया है और देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी 7 दिन का शोक जो है वो घोषित कर दिया है। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कल देर रात पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 2024 को देर रात उनका निधन हो गया है। इस पूरे वाकये में एक चीज़ ज़रूर कॉमन है, वो ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जन्म की तिथि भी 26 तारीख ही थी, चाहे महीना सितंबर का हो, और उनके निधन का जो वक्त है वो भी तारीख 26 ही रही है, 26 दिसंबर। तो डिप्टी न्यूज एडिटर दीपक व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस पुण्य क्षति को देखते हैं, क्योंकि देश के 13वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनका व्यवहार और उनका कार्य कौशल वो उससे हर कोई परिचित है। बिल्कुल, देखिए राखी, गुड मॉर्निंग। और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे माना जाएगा। देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, और 2004 से लेकर 2014 तक का उनका कार्यकाल रहा। और कल रात को भी जब उनके निधन की खबर आई तब भी हम जब बात कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सियासत के अंदर जो सियासतदान होते हैं उन पर आरोप बहुत सारे लगते रहते हैं। कई बार जब ओहदों पर जब ओहदेदार बैठते हैं तो उस पर भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीजें उनके कार्यकाल में रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जिनको लेकर हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। मुझे जहां तक याद आता है 2006 की यदि बात करेंगे तो मनरेगा जैसा कानून जो है वो उस समय उनकी सरकार के वक्त में लाया गया। और जब लोगों के पास में रोजगार का अभाव होता था तो उस दौर में रोजगार का अधिकार जैसा कानून लाया गया मनरेगा के तौर पर, और वो लोगों को दिया गया। नरेगा उसका पहले नाम हुआ करता था, बाद में उसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। ऐसा कानून लाया गया। इसके अलावा यदि आप राइट टू एजुकेशन का काम देखें तो वो उनकी सरकार के वक्त में किया गया। शिक्षा का अधिकार मिला। इसके अलावा खाने का अधिकार, राइट, RTF दिया गया, राइट टू फूड दिया गया। बहुत सारे काम थे जो उनकी सरकारों के वक्त में किए गए। और इन सब चीजों के अलावा आपको याद होगा राखी, 2009 का वो दौर याद कीजिए जब पूरे विश्व में एक मंदी का दौर था, तंगी का दौर था, और बहुत सारी उस आर्थिक तंगी के दौर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो बंद हो रही थी, लोगों के रोजगार छिन रहे थे। उस दौर पे भी बताया जाता है कि भारत में भी उसका असर आया, लेकिन मनमोहन सिंह की जो अर्थशास्त्र की जानकारी थी, जो जिस तरीके से वो एक अर्थशास्त्री थे, उस दौर में भारत ने उस आर्थिक मंदी के दौर को, तंगी के दौर को भी झेला, और हिंदुस्तान ने उस तरीके से उतना उसका मतलब असर हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला जितना कि विश्व के दूसरे देशों में देखने को मिला। ऐसी बातें बाद में लोगों ने की, ऐसी बातें अक्सर की जाती थी कि भारत उस तंगी के दौर को, मंदी के दौर को झेल गया, सहन कर गया। उतनी स्थिति देखने को नहीं मिली जितनी विकट स्थिति दूसरे देशों में देखने को मिली थी। ये बातें भी उनके कार्यकाल। दीपक, शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बेहद गरीब रहा है। वो उस वक्त पाकिस्तान में जो पंजाब पढ़ा करता था, वहां से फिर वो 47 में यहाँ पर भारत में आए पार्टीशन के बाद में, लेकिन बेहद तंग कंगाली में उन्होंने जीवन बिताया। उन्होंने ये जो पूरी शिक्षा हासिल की है वो अपने मेहनत के दम पर और स्कॉलरशिप के दम पर की, और उस वक्त भी हम यही कहेंगे कि वो एक इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट शायद इसलिए थे कि वो परिस्थितियां उन्होंने देखी थी।
देखिए बिल्कुल उस दौर में उन्होंने बिल्कुल सत्ता का जो सत्ता के जिस शीर्ष पद तक वो पहुंचे थे, वो संघर्षों के जरिए पहुंचे थे, अपनी काबिलियत के दम पर पहुंचे थे। और कल अमूमन जब हम पढ़ते हैं, जब पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार के अंदर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था, तो बताया जाता है कि उदारीकरण को लेकर जब उन्होंने काम किया था, तो ये तक नरसिम्हा राव ने ये तक उन्हें कहा था कि यदि आप जो काम कर रहे हैं, यदि आप इसमें सफल होते हैं तो उसका श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन यदि इसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर उसका जो ठीकरा होता है या जो उसकी जिम्मेदारी है वो आपको अकेले को झेलनी पड़ेगी। ऐसी तक बातें की गई थी। लेकिन बाद में उदारीकरण का जो काम किया, आर्थिक उदारीकरण का, उसको लेकर उनको हमेशा याद किया जाता रहा। एक अच्छे वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल तक उन्होंने काम किया, और इन सब के अलावा एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने काम किया। आरबीआई के गवर्नर जैसे पदों पर भी वो रहे। तो ऐसे में उनका जो अपना कार्यकाल था वो बहुत ही श्रेष्ठ उसमें माना जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कल जब स्थिति सामने आई, तो ये जब पूरी घटना सामने, तो उन्होंने खुद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उनके योगदान को बताया कि एक विजनरी लीडर स्वीकार किया है। आज भारत जिस भी पायदान पर है, वो अगर 91 में अगर हम कहें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं होते तो शायद आज हम जहां हैं वहां हम नहीं होते। और एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को पीवी नरसिम्हा राव ने सिर्फ उनकी योग्यता के दम पर ही उन्हें पहचाना और उन्हें वो कार्यभार दिया गया। बिल्कुल, देखिए जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि जो एक बेहतर, एक अच्छे, एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी पहचान थी, या उसके तौर पर भी उन्हें याद किया जाता है, तो उसी काबिलियत के दम पर उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री का पद मिला था, और इसीलिए उनको वित्त मंत्री बनाया गया था, क्योंकि वो अपने जो आर्थिक क्षेत्र था उसमें जो उनकी जानकारी थी, अर्थशास्त्र में जो उनकी जानकारी थी, उसी के बूते उन्हें वो पद मिला था। तो ऐसे में उन्होंने बखूबी उस काम को करके भी दिखाया, उसे अंजाम भी यहाँ पर दिया था। और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम थे मनमोहन सिंह के, ऐसे फैसले थे जिनको लेकर हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें मनरेगा का कानून भी था, ग्रामीणों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी का काम था, वो दिया गया। इसके अलावा मार्च 2006 के आसपास का वो दौर याद करिए, जब न्यूक्लियर डील हुई थी, अमेरिकी करार हुआ था, परमाणु शक्ति के रूप में उसे मान्यता मिली थी। आरटी, एक बहुत बड़ा, जो मैं भूल गया, देखिए मैं उसे भूल गया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आरटीआई, उसके लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई, बहुत सारे जो स्वयंसेवी संगठन थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, या जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, और बाद में उसे एक सूचना का अधिकार कानून मिला। अब आप सोचिए, राकी, अंदाजा लगाइए कि कोई सरकार कैसे आरटीआई का अधिकार दे सकते, ठीक है, रोजगार का अधिकार दिया जा सकता है, शिक्षा का अधिकार दिया जा सकता है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन क्या आप ये अंदाजा लगाया जा सकता था उससे पहले, 2009 से पहले, कि कोई सूचना का अधिकार भी दे दिया जाएगा, कि किसी भी आधार पर किसी सरकारी दस्तावेज की जानकारी आम जनता को मिल पाएगी? अब वो कितना गोपनीय दस्तावेज हो, क्या उसमें सरकारों की किरकिरी हो रही हो, क्या भ्रष्टाचार कभी किसी अधिकारी ने कर दिया और उसका दस्तावेज एक आम आदमी को मिल जाएगा, लेकिन उसका भी अधिकार दिया गया कि आप बाकायदा इतने दिन में जो सूचना है वो ले सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों की जानकारी ले सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई दस्तावेज ना हो। बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो व्यवहार था, देखिए दीपक, वो भी बहुत ही सौम्य और सरल व्यवहार रहा है, बहुत ही सहज तरीके से वो हर किसी से मिला करते थे, एक पारदर्शिता थी उनके व्यवहार में, सामने और पीछे कुछ अलग नहीं था, शायद वही पारदर्शिता उनके काम में भी थी, इसीलिए आम जन को उन्होंने ये हक दिलाया। बिल्कुल, देखिए इससे समझ तो आता है कि जो एक सबसे बड़ा अधिकार, रोजगार के अधिकार के साथ में जब सूचना का अधिकार दिया गया, तो उससे समझ तो आता है कि ठीक है, वो कुछ भी एक छुपाकर कुछ नहीं रखना चाहते थे, अपने शासन के भीतर वो पारदर्शिता चाहते थे, और उसी लिहाज से सूचना का अधिकार एक आम आदमी को मिल पाया कि आप अप्लाई करिए, आपको सूचना मिलेगी, जो भी आप दस्तावेज चाहते हैं सरकार के, वो आपको मिल सकेंगे, और यदि वो आप नहीं ले पाते हैं तो बाकायदा उसके लिए जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां भी की गई, बाकायदा उनकी कोर्ट भी लगती है। तो ऐसे में यदि उसका अधिकार नहीं मिल पाता है
तो उस पर जो संबंधित अधिकारी होता है, प्राधिकृत अधिकारी, उस संबंधित महकमे का, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। ऐसे तक प्रावधान किए गए सूचना के अधिकार में। तो आम आदमी को बहुत सारे ऐसे कानून थे जो दिए गए। जिस उदारीकरण का मैंने जिक्र किया कि उन्होंने अपने वित्त मंत्री रहने के दौरान बिल्कुल, और शायद इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने एक बात कहा था कि आज जो मैं काम कर रहा हूं, आज भले ही मेरा विरोध हो उन कामों को लेकर के, लेकिन एक दिन आएगा जब मुझे याद किया जाएगा उन्हीं मेरे किए हुए कार्यों को लेकर, मेरे किए गए निर्णय को लेकर के। और आज निश्चित रूप से उन्हें याद किया भी जा रहा है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 92 वर्ष की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कल उन्होंने अंतिम सांस ली है और आज उनका राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपना शोक जताया है और एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 वर्ष की उम्र में ली है उन्होंने अंतिम सांस। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार 2 बार वो प्रधानमंत्री चुने गए और उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो सफलतापूर्वक पूरा भी किया था।